इस एपिसोड में मैं आपको ले चलूंगी एक नए और खूबसूरत सफर पर मुर्डेश्वर से होन्नावर तक, जहां मिलेगा शांत मैंग्रोव पॉइंट, ठंडे अप्सरकोंडा वाटरफॉल्स, रहस्यमयी याना केव्स, ताजगी भरे विभूति वाटरफॉल्स और दिन का आखिरी सुकून इको बीच का सुनहरा सनसेट। तो चलिए मेरे साथ इस पूरे सफर की कहानी शुरू करते हैं। मुर्डेश्वर की सुबह, नमी भरी ठंडी हवाएं, समंदर की खुशबू और मेरे चेहरे से टकराती सूरज की पहली किरणें। येलो साड़ी की मुलायम सिलवटें हवा के साथ खेल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज खुद उतर आया हो इस रंग में। और इस सुनहरे मूड के साथ मैं निकली होन्नावर की तरफ। सड़कें धीरे धीरे ट्विस्ट होने लगी। दोनों ओर नारियल के लंबे लंबे पेड़ झुके हुए जैसे रास्ता दिखा रहे हो। कभी कभी दूर से झलकता समंदर, तो कहीं छोटे छोटे विलेज टेम्पल्स। हर टर्न के बाद एक नया पोस्टकार्ड सामने खुल जाता। और फिर सामने आया वो टाउन जो अपनी सिंप्लिसिटी और नेचर के लिए जाना जाता है, होन्नावर। होन्नावर एक कोस्टल टाउन जहां वक्त शायद रुक जाता है। यहाँ की हवा में समंदर की नमी भी है और गाँव की मिठास भी। छोटे छोटे घर, पतली गलियां, दीवारों पर रंग बिरंगे म्यूरल्स और हर मोड़ पर कोकोनट ट्रीज की कतारें। लहरों की धीमी धीमी सरसराहट में बोट ने धीरे से पानी में सरकना शुरू किया। क्या जादुई जगह थी ये। हर मोड़ पर एक नई पगडंडी, हर जड़ में कोई नई कहानी, और हम उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। यही तो है होन्नावर की असली शान, जहां जंगल पानी में उतर आते हैं और पानी जंगल में। इसके बाद नाव हमें ले गई केरला पॉइंट की ओर। ये जगह सच में बहुत सुंदर थी। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल केरला जैसा लगा। दूर दूर तक फैले घने नारियल के पेड़, झुकी हुई डालियाँ, नीले पानी के बीच धीरे धीरे चलती नावें और किनारे छोटे छोटे गांवों के घर। ऐसा लग रहा था जैसे कर्नाटका के बीच अचानक केरला की कोई झलक मिल गई हो। फिर हम पहुंचे लोटस पॉइंट पर। वैसे तो यहाँ नदी की सतह पर कमल के पत्ते और फूल दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो कमल नहीं थे। शायद मौसम की वजह से या पानी के स्तर के कारण। लेकिन नदी बिल्कुल शांत थी, हवा में ताजगी थी और चारों तरफ फैली हरियाली इस जगह को बेहद सुंदर बना रही थी। होन्नावर की एक और खास जगह मैंग्रोव बोर्डवॉक पॉइंट। यह जगह नदी किनारे बनी है, जहां आप लकड़ी पुल के लंबे रास्ते से चलते चलते पूरी मैंग्रोव फॉरेस्ट को सुंदर तरीके से देख सकते हो। इस जगह की खास बात है, यहाँ चारों तरफ फैले हरे भरे मैंग्रोव के पेड़। ये पेड़ आधे पानी में उगे होते हैं, जिनकी जड़ें पानी के ऊपर फैली रहती है। ऐसा लगता है जैसे धरती और पानी का अद्भुत मिलन हो रहा हो। ये बोर्ड वॉक करीब आधा किलोमीटर लंबा है। इसे लकड़ी से बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। चलते चलते आपको नदी, मैंग्रोव और दूर पहाड़ों का नज़ारा भी दिखाई देता है। अगर आप होन्नावर आए तो इस मैंग्रोव पॉइंट को देखना ना भूलें। यहाँ आकर मन को जो सुकून मिला वो शब्दों में बताना मुश्किल है। हमारा अगला पड़ाव था अप्सरकोंडा वाटरफॉल। अप्सरकोंडा नाम ही है जादुई, अप्सराओं का कुंड। कहते हैं स्वर्ग से उतरी अप्सराएं इसी कुंड में स्नान करने आती थी।
जैसे ही हम वहां पहुंचे, डेंस हरियाली, पतली पगडंडी, पक्षियों की मधुर आवाज और सामने दिखाई दिया छोटा प्यारा शीतल झरना। पानी ऊपर से गिरता हुआ चट्टानों पर टकराकर छोटे छोटे मोती सा बिखर था। चारों ओर हरियाली, हवा में मिट्टी और भीगे पत्तों की खुशबू। ऐसा लग रहा था जैसे वाकई कोई अप्सरा इसी पानी में उतरने वाली हो। यहाँ कुछ देर बैठने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं चलूंगी ऊपर मरीन व्यू पॉइंट की ओर। मरीन व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। करीब 5-10 मिनट का ट्रैक है, पर रास्ता बहुत ही सुंदर। रास्ते में पुराने पत्थर, पेड़ों की घनी छाया और हवाओं में समंदर की हल्की हल्की खुशबू। जैसे जैसे ऊपर चढ़ती गई, वैसे वैसे समंदर का नज़ारा खुलने लगा। ऊपर पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया, वह सच में दिल को छू लेने वाला था। एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में कहना बहुत मुश्किल था। ऊपर खड़े होकर जब आप चारों तरफ देखते हो ना, एक और समंदर, एक और झरना और दूसरी ओर हरियाली, तो लगता है मानो आप कुदरत की गोद में खड़े हो। इतना घूमने के बाद तो भूख लगनी ही थी। हम रुके एक रोड साइड शॉप पर, जहां इडली की स्टीम हवा में बस रही थी और क्रिस्प डोसे की खुशबू ने भूख जगा दी थी, और पूरी भाजी का गरम मसालेदार एरोमा मन मोह रहा था। नारियल चटनी की ठंडक, इडली की नमी और भाजी का देसी स्वाद। हर बाइट में साउथ इंडिया की सादगी और गहराई। कभी सोचा है, जिंदगी के सबसे अच्छे मोमेंट्स हमेशा इसी सिंपल प्लेट्स में छुपे होते हैं। और फिर मैं गई कर्नाटका की एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य, विज्ञान का रहस्य और पुरानी पौराणिक कथा तीनों का संगम हुआ है। वो था याना केव्स। जंगल के घने रास्तों से गुजरते हुए जब आप याना केव्स की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते भर पंछियों की मधुर आवाजें, पेड़ों के झुरमुटों से छनती सूरज की किरणें और मिट्टी की भीनी भीनी सौंधी खुशबू मन को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। इस अद्भुत गुफा तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें जंगल के बीच से एक सुंदर पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। यह ट्रैक बहुत आसान है, लेकिन करीब करीब 3 किलोमीटर लंबा, लेकिन हर कदम पर कुछ नया दिखाता है। कुछ देर बाद घने पेड़ों के बीच से अचानक 2 विशालकाय शिखर सामने आते हैं, जो आसमान को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये हैं याना के 2 मुख्य शिखर, भैरवेश्वरा शिखर एंड मोहिनी शिखर। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक असुर था, भस्मासुर। उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव जी ने उसे वरदान दिया कि जिसके सर पर तो हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। परंतु वरदान मिलते ही उसके मन में अहंकार जाग गया, लेकिन वो भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ा। भगवान शिव ने अपनी रक्षा के लिए इस घने जंगल की शरण ली, जहाँ आज याना स्थित है। उन्हें बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के सौंदर्य से मोहित होकर भस्मासुर उसके साथ नृत्य करने लगा। मोहिनी ने चालाकी से उस नृत्य की मुद्रा सिखाई, हाथ सिर पर रखो। जैसे ही असुर ने अपने सिर पर हाथ रखा, वो तुरंत भस्म हो गया। कहते हैं उसी असुर के भस्म से ये 2 काले विशाल शिखर बने, जो आज भैरवेश्वर शिखर और मोहिनी शिखर कहलाते हैं। इन चट्टानों के नीचे एक प्राकृतिक गुफा है, जहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, जिस पर छत से पानी की बूंदें निरंतर टपकती रहती है। ये दृश्य मन को भक्ति और शांति से भर देता है। यही कारण है कि याना केवल एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं,
बल्कि एक पावन तीर्थ स्थान भी है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो शिखर मुख्य रूप से लाइमस्टोन से बने हैं। करोड़ों वर्ष पहले यहाँ समंदर था। समंदर के नीचे इन चट्टानों का निर्माण हुआ। भूकंप, ज्वालामुखी और धरती की हलचलों के कारण ये चट्टानें ऊपर उठी और इस विशाल रूप में बदल गई। आज भी इनके ऊपर जल, हवा और मौसम का असर साफ दिखता है। इनके अनोखे आकार, शंकु जैसी ऊंचाई, धारदार किनारे दरअसल वर्षों की प्राकृतिक घिसावट का परिणाम है। अगर कभी भी आपको कर्नाटका आना हो तो याना जरूर देखिएगा। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है, एक कहानी है जो जीवन भर याद रहेगी। याना के उसके रहस्यमयी जंगलों, ऊंचे शिखरों और पौराणिक कहानियों से लौटते हुए हम निकल पड़े एक बहुत सुंदर जगह, विभूति वाटरफॉल्स। विभूति वाटरफॉल्स तक पहुंचने के लिए हमें एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ा। करीब 10-15 मिनट का आसान ट्रैक, लेकिन इस छोटे रास्ते में भी प्रकृति अपनी पूरी खूबसूरती बिखेर देती है। थोड़ी देर में दूर से झरने की आवाज सुनाई देने लगी। पानी के गिरने की वो मीठी सी गूंजती हुई ध्वनि मन एकदम तरोताजा कर गई। कितना सुंदर नजारा था वो। ऊंचाई से गिरता पानी, नीचे छोटे छोटे तालाब जहाँ पानी बिल्कुल साफ और नीला था। चारों ओर हरी भरी चट्टानें, पेड़ों की ठंडी छाया और बीच में गिरती जलधारा, मानो पहाड़ ने अपने आंचल से पानी बहा दिया हो। इतनी सारी जगह देखने के बाद और इतनी सारी कहानियां सुनने के बाद शाम के समय मैं पहुंची इस यात्रा के आखिरी मोड़ पर, इको बीच। समंदर किनारे फैली रंगी रेत, हवा में नमक और शांति की खुशबू, और सामने धीरे धीरे ढलता सूरज। सच कहूं तो इस पूरे दिन की थकान यही आकर मिट गई। अप्सरकोंडा की ताजगी, याना का रहस्य, मैंग्रोव की हरियाली, सब कुछ मन के किसी कोने में बस गया। और इको बीच का ये सनसेट उसे पूरे सफर का सबसे सुंदर, सबसे शांत आखिरी पन्ना बना गया। आशा है आपको इस सफर की हर एक कहानी, हर एक जगह पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई यात्रा, एक नई कहानी के साथ।